आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम सीखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है, कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी प्रॉब्लम, उन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। We try to make maximum number of zeros। हम सबसे पहले टारगेट हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनाने का, ठीक है। डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब देखो, जैसे कि जितने ज़्यादा ज़ीरोज़ रहेंगे उतना ज़्यादा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में इजी होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 एनीथिंग 0 ही होता है। तो जितने ज़्यादा ज़ीरो होंगे उतना हमें हेल्पफुल होगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली अलोंग एनी टू रोज़ और कॉलम्स, मतलब कोई भी दो रोज़ और कॉलम के अलोंग, कोई भी दो रो और कॉलम के अलोंग अगर हम करेंगे, ज़ीरो बनाएंगे जैसे कि ये, तो और हेल्पफुल होगा। सपोज़ ये है एक एग्ज़ाम्पल, क्योंकि अगर हम इसके अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो ये तो ज़ीरो, ये तो ज़ीरो, सिर्फ हमें इसके अलोंग सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है, हम ऐसे भी कोई कॉलम के अलोंग भी ज़ीरो बना देते हैं, तो इस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर लेंगे। हम तो कर ही सकते हैं ना, हमने देखा ही है, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो दो ज़ीरो बनाने से क्या होगा, सिर्फ इसके अलोंग का सॉल्व करना पड़ेगा, ये और ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहला अप्रोच ये रहेगा, हम क्या बनाएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनाएं, ठीक है। सेकेंड, वी कैन नॉट डायरेक्टली इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, मतलब हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को इवेलुएट नहीं करेंगे। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो डायरेक्टली अगर आप इवेलुएट करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट लेंदी चला जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। और सेकंड, अगर आप डायरेक्टली इवेलुएट करोगे ना तो आपको बोर्ड्स में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करके दिखाना ही पड़ेगा उसको, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाना ही पड़ेगा, डायरेक्टली इवेलुएट नहीं करेंगे, जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, वी मस्ट यूज़ सम प्रॉपर्टी एंड देन इवेलुएट, ठीक है। मतलब डायरेक्ट इवेलुएट नहीं करना है, हमें क्या करना है, सम प्रॉपर्टी का यूज़ करना है एंड देन इवेलुएट करना है। डायरेक्टली अगर हम इवेलुएट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन लेंदी भी होगा और हमें बोर्ड में मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। बोर्ड में मार्क्स के लिए आपको एक आध ऑपरेशन लगा के या एक आध प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको दिखाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, हमें धीरे धीरे आइडिया लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इवेलुएट 2 + 4 + 2, ये वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि ये वाला रो और ये वाला रो क्या है, आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। आप इसको मेरे ये वाले अप्रोच से भी लिंक कर सकते हो, नंबर 1 से, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो से। कैसे, हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, R1 गोज़ टू सपोज R1 - R3, ठीक है, ये ऑपरेशन हमने लगाया, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगा के क्या होगा, यहाँ पे आपका 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 2 3 2 4 2 ये आ जाएगा। अब ये 3 ज़ीरो आ गए आपके एक ही रो में, अगर आप इस रो के अलॉन्ग ही इवेल्युएट करोगे तो 0 इंटू एनीथिंग माइनस ये 0 इंटू एनीथिंग माइनस ये 0 इंटू एनीथिंग, तो फाइनल आंसर तो आपका 0 ही आएगा ना। मतलब कि जो दो ये वाली प्रॉपर्टी है वो भी इसी से लिंक्ड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो बनाने से ही, ठीक है। बस जस्ट बता रहा था मैं आपको, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी रहे कि हमारा अप्रोच ज़ीरो बनाना ही है, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें भी अगर आप देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, तो ये रो, ये कॉलम और ये कॉलम क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल है। कैसे? अगर ये C1 है, ये C3 है, अगर C1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका C3 आ जाएगा, दिख रहा है? या C3 में 2 डिवाइड कर दोगे तो आपका C1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, C3 में से सपोज़ कॉमन निकाल लेता हूँ मैं 2, ठीक है। 2 कॉमन निकालूंगा, हमने प्रॉपर्टी में देखा था पिछले वीडियो में, तो यहाँ 2 हम एक रो या एक कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये बचेगा, बाकी तो ये ऐसा का ऐसा ही, ये ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फिर से ये रो और ये रो आइडेंटिकल हो गया, ठीक है। फिर से क्या हो गया, ये रो आइडेंटिकल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 0, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, अगर आप C1 गोज़ टू C1 माइनस C3 करते तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आता, 0 0 0 9 24 14, जो मेरा पहला अप्रोच था कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ पे 3 ज़ीरो बना दिए, और अब इस कॉलम के अलॉन्ग अगर मैं वो एक्सपैंड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि तीनों एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, देखो हम इस डिटर्मिनेंट को क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे ये कॉलम और ये कॉलम आपका सेम है, ये कॉलम और ये कॉलम भी आपका सेम है। तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम होंगे तो जो तीसरा वाला कॉलम है उसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो उसी तरीके से अगर हम इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास, तो हम इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ना। इसको ब्रेक करके, इस मैट्रिक्स को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐड करके हमारा यही मैट्रिक्स आएगा। तो अब इससे फ़ायदा क्या हो हमारा, हम देख सकते हैं कि इसमें C1 और C2 हमारा क्या है, सेम है, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0। इसमें देखेंगे तो C3 और C2 क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो इसका वैल्यू भी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0। अभी हमने 2 एग्जांपल में देखा, तो डायरेक्ट वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर यही एग्जांपल अगर आप इवेलुएट करने जाते, इवेलुएट मतलब अगर इसको एक्सपैंड करते पूरा, तो कैसे करते, P लिखते, फिर इसका आप रो और कॉलम छोड़ते, है ना। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते, Q + 3y इंटू Z, माइनस ये करते y इंटू R + 3z बराबर माइनस टाइम्स आप ये लिखते। तो आप सोचो इसको भी सॉल्व करके आपका 0 ही आता, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैसे भी हमको शो करना था 0। तो आप इन पूरा जो आप लिखोगे ना एक्सप्रेशन, उसको सिंप्लीफाई करोगे 0 ही आएगा। लेकिन आप सोचो इतना बड़ा सिंप्लीफाई करना कोई फ़ायदेमंद देता क्या हमें, कितना लेंदी हो जाता है। उससे अगर हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं अगर एडिशन का या कोई भी डिटर्मिनेंट का, तो देखो कितने जल्दी आंसर आ रहा है, ठीक है। वैसे भी हमें डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना है, क्योंकि हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाना ही है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी।
और प्रॉपर्टी यूज़ करने से फ़ायदा भी हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये बहुत छोटा हो जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? तो आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखो यहाँ तो क्वेश्चन में उसने लिख भी दिया, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ये दिस इज इक्वल टू 0। तो अब कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा। देखो इसमें हम ये ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, R1 गोज़ टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब ये ऑपरेशन लगाने से क्या फ़ायदा होगा, देखो इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। इन दोनों को ऐड करना है, मतलब P प्लस Q प्लस R, इन दोनों को भी ऐड करना है, Q प्लस R प्लस P, और इन दोनों को भी ऐड करना है, R प्लस P प्लस Q। ठीक है, बाकी ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा और ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इनमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे P प्लस Q प्लस R है, यहाँ पे भी P प्लस Q प्लस R है, और यहाँ पे भी P प्लस Q प्लस R है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रो 1 है इसमें से P प्लस Q प्लस R कॉमन निकाल लेंगे। ये भी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में देखा था कि हम कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ कॉमन निकाल लेंगे P प्लस Q प्लस R, तो बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1। ये बच गया आपका RPQ और ये बच गया आपका 1 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि R1 और R3 क्या है, आपका रो 1 और रो 3 क्या है, बराबर है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0। ठीक है, समझ में आया? आप चाहते तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, या फिर अगर आप एक और ऑपरेशन लगाना चाहो, R1 गोज़ टू R1 माइनस R3 ज़ीरोज़ बनाने के लिए, तो 0 0 0 हो जाता है ये RPQ 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अगर इसके अलोंग एक्सपैंड करते, यहाँ पे लिखते कि एक्सपैंडिंग, यहाँ पे P प्लस Q प्लस R है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में है ना, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, तो भी आपका आंसर आता 0। ठीक है, मैं थोड़ा अभी से ये ऑपरेशन लगाने का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने देखा यहाँ तो हेल्पफुल हुआ ही, आगे और क्वेश्चंस में यही ऑपरेशन हेल्पफुल होंगे। ठीक है, थोड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देखो इन टाइप के क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम RHS साइड में देखेंगे। जो फैक्टर्स है ना, यहाँ पे जैसे 3 फैक्टर है, A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए, तो हम इन फैक्टर्स को लाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि टारगेट करता हूँ मैं पहले A माइनस बी को, तो A माइनस बी कैसे आ सकता है इस डिटर्मिनेंट में, या कौन से ऑपरेशन लगा के A माइनस बी आ सकता है, बताओ। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A माइनस बी का एक टर्म दिख रहा है, हमें दिख रहा है, तो हम यही ऑपरेशन लगा के देखते हैं। कौन सा ऑपरेशन, R1 गोज़ टू R1 माइनस R2, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये माइनस ये 0, ये हो जाएगा आपका A माइनस बी, और ये माइनस ये क्या हो जाएगा आपका BC माइनस CA, बराबर। बाकी बचा का बचा, वैसा का वैसे ही। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम माइनस C कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, A माइनस बी बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको अगर मैं लिखूँगा सिंप्लीफाई करके, ये हो जाएगा 0 A माइनस बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस C A माइनस बी, 1 1 BC CA AB, बराबर। तो अब आप ध्यान से देख सकते हो
कि ये वाले रो में, रो 1 में आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, a माइनस बी। यहाँ पे भी देखो 0 है तो 0 इंटू ए माइनस बी मान सकते हैं हम। 0 तो सभी का फैक्टर होता है ना, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होता है। तो हम R1 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा -c। ठीक है, बचा हुआ मैं वैसे का वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हमारा ये पहला फैक्टर तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे फैक्टर को टारगेट करेंगे, b माइनस सी को। ठीक है, अब b माइनस सी कैसे आएगा, इसको कोशिश करते हैं कैसे आएगा। इसमें से इसको माइनस करके ऐसे ही आएगा ना, b माइनस सी दिख रहा है हमें। तो हम ये ऑपरेशन लगा के देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, R2 गोज़ टू R2 माइनस R3, यही लगाएंगे तभी आएगा ना b माइनस सी। तो हम ये लगा रहे हैं ऑपरेशन। अब देखो ये a माइनस बी तो वैसा का वैसा ही है। यहाँ पे हमारा 0 1 माइनस सी। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा b माइनस सी और ये हो जाएगा सी ए माइनस ए बी। ठीक है, बाकी ये बचा ऐसा का ऐसा ही। तो अब देखो, अगर इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे अगर हम सपोज़ माइनस ए कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, b माइनस सी बचेगा। ठीक है, माइनस ए अगर कॉमन निकालेंगे तो b माइनस सी बचेगा। तो इसको भी लिखते हैं, यहाँ तो है अपना a माइनस बी, यहाँ पे 0 1 माइनस सी, 0 b माइनस सी माइनस ए b माइनस सी, यहाँ पे 1 सी ए बी। समझ में आया। तो अब देखो, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसमें से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, है ना, ये b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। तो a माइनस बी तो पहले से था, अब b माइनस सी भी ऐड हो जाएगा। तो 0 1 माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 1, b माइनस सी कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस ए, बाकी बच्चा का बच्चा ऐसे ही लिख देता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये हमारे दो फैक्टर तो आ गए। ठीक है, अब हमें c माइनस ए लाना है। ठीक है, तो c माइनस ए लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इवेल्युएट कर देंगे, क्योंकि और कोई तरीके से c माइनस ए अपना आएगा नहीं, अपने को एक बार इवेल्युएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हमारे एक कॉलम में 2 0 भी ऑटोमेटिकली बन गए। मतलब हमने टारगेट क्या किया, हमने a माइनस बी पहले फैक्टर बनाने का कोशिश किया इससे, फिर b माइनस सी बनाया इसको माइनस करके, और आगे जो c माइनस ए है हम इसको सॉल्व करके लाएंगे। तो ये फैक्टर बनाने के चक्कर में हमारा ये ऑटोमेटिकली 0 भी बनता चला गया। तो देखो ये 0 बनने से क्या होगा, हम अगर इस c1 के अलॉन्ग वो एक्सपैंड करेंगे तो हमें ये दो तो 0 ही है, तो ये दो टर्म तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। देखो एक्सपैंड करते हैं c1 के लॉन्ग, उसके पहले मैं थोड़ा साइन कन्वेंशन देख लेता हूँ। आप कभी भी लिख के देख सकते हो साइन कन्वेंशन, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो इसको प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो देखो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होगा, माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होगा, बराबर। क्या करूँगा मैं, +1 ये लूँगा, ये रो और कॉलम छोड़ूंगा, तो माइनस ए माइनस ऑफ माइनस सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूँगा तो a माइनस बी, b माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस सी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे देखो आ गया।
हमने एक एक फैक्टर से स्टार्ट किया और फाइनली हमारा तीसरा फैक्टर भी आ गया। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे इवैल्यूएट इसीलिए किया क्योंकि इसके पहले हम काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर चुके थे, कॉमन वाली, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे b माइनस सी कॉमन और एक और ऑपरेशन होगा ना, ये वाला। तो ये सारे ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर चुके थे, तो इसलिए हमने इवैल्यूएट कर दिया। डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं कर सकते, एक दो प्रॉपर्टी यूज़ करके इवैल्यूएट कर सकते हैं, और इसको बिना इवैल्यूएट करके आता भी नहीं आंसर। ठीक है, और सिंप्लीफाई भी हो गया क्वेश्चन, इवैल्यूएट भी आसानी हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं करना है इवैल्यूएट, कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है और करना है। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, शो करना है दिस इक्वल टू दिस। देखो इसमें भी हम फैक्टर्स ढूंढने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये फैक्टर तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं, 1 + x + y + z, 1 + x y z सॉरी, पर ये वाला आसानी से मिल जाएगा। दिख रहा है ये वाला कैसे आएगा, y - x, इसमें से इसको माइनस करके आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक फैक्टर दिख गया ना, ऑटोमेटिकली बाकी टर्म एडजस्ट हो जाएंगी, जैसे पहले हुई थी ना, यहाँ भी हो जाएंगी। देखते हैं, हो जानी चाहिए, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 goes to R2 - R1, यही लगाएंगे ऑपरेशन y - x लाने के लिए। ये फैक्टर पे टारगेट कर रहे हैं हम। तो देखो R1 तो वैसा का वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है हमको, R2 - R1 करना है। यहाँ पे हो जाएगा y² - x², और ये हो जाएगा 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, y³ - x³। ठीक है, बाकी ये तो ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y - x और y + x से। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, a² - b² का, a - b a + b, यही होता है। सिमिलरली हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, a - b a² + ab + b², ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखेंगे तो देखो क्या होगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा अपना y - x, ये हो जाएगा अपना y - x y + x, और ये हो जाएगा अपना y - x y² + xy + x²। ठीक है, और ये हो जाएगा z² 1 + z³, ऐसा कैसे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, इस वाले रो में से क्या कॉमन आ जाएगा, y - x यहाँ है, तीनों टर्म में y - x है, तो वो हमारा कॉमन आ जाएगा। तो हम y - x को यहाँ लिखेंगे ऐसे, x x² 1 + x³, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा y + x, यहाँ बचेगा y² + xy + x², ये बचेगा z, ये बचेगा z², ये बचेगा 1 + z³ बराबर। तो हमारा पहला टर्म तो आ गया, ये वाला कॉमन आ गया। अब हम किसको टारगेट करेंगे, ये वाले टर्म को। ठीक है, किसको टारगेट करेंगे, ये वाले टर्म को। तो अब ये z - x कैसे आएगा, हाँ देखो दिख रहा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे, R3 goes to R3 - R1, ये लिखेंगे।
तो देखो ऑपरेशन लगाते हैं, तो R1 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, R2 भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें ऑपरेशन क्या लगेगा, z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सेम जैसे हमने ऊपर किया था, इसको क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स ऐसा लिखेंगे। इसको भी सेम क्या लिखेंगे, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखेंगे, है ना। तो अब इसको लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये वाली रो में से क्या कॉमन आ जाएगा, z माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो उसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। पहले से था यहाँ पे y माइनस एक्स, अब आ जाएगा अपना z माइनस एक्स। तो x एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 z प्लस एक्स, यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर। तो ये दो टर्म हमारे आ गए। अब हमारा तीसरा टर्म क्या था, z माइनस वाई। ठीक है, तो अब z माइनस वाई सोचो कैसे आएगा। देखो ध्यान से देखोगे ना, तो इन दो टर्म को माइनस करोगे ना तो z माइनस वाई आ जाएगा। जैसे देखो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स बचेगा z माइनस वाई, है ना। तो हम यही ऑपरेशन से प्रोसीड करते हैं। क्या लगाते हैं, R3 गोज़ टू R3 माइनस R2। ओके, तो ये तो यहाँ पे बचेगा ऐसा कैसे ही रहेगा, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका z माइनस वाई। अभी अभी देखा 1 माइनस 1 0 था, ये हो गया आपका z माइनस वाई, और ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो देखो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, z माइनस वाई और z प्लस वाई ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, प्लस इसको क्या लिख सकते, इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस वाई आ जाएगा। अब इन दोनों में से z माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, z प्लस वाई प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे तो आएगा अपना y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स
ये एक्स स्क्वायर 1 + x³ ठीक है, 1 y + x y² + xy + x², 0 z - y, और यहाँ पे z - y z + y + x, ठीक है बराबर। तो अब आप यहाँ से भी देखोगे तो ये वाला जो रो है इसमें से z - y कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा अपना y - x z - x और z - y, ये तीनों कॉमन आ गए, ठीक है। तो यहाँ x² 1 + x³ ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 y + x y² + xy + x², ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा, ठीक है समझ में आ रहा है। तो ये 3 टर्म तो हमारे कॉमन आ गए, ये और ये आ चुका है। अब ये निकालना है। तो देखो लास्ट टर्म में हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था, डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व किया था, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। और आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि नहीं करी होगी, 1 0 हमारा बन गया है, ठीक है। जो हमारा अप्रोच था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बनाने हैं, तो उसमें से 1 बन गया है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने के पहले हम कोशिश करते हैं एक और 0 बना लें, ताकि ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक और 0 देखो आप कैसे बना सकते हो, अगर आप ये ऑपरेशन लगाओगे ना, r1 goes to r1 - x r2, मैं इसको इसमें x मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखो ये तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x² - xy माइनस, तो x² कट जाएगा, बचेगा -xy। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 x³ कट जाएगा, -x y² माइनस x सॉरी x² y, ठीक है। और करते हैं यहाँ पे, तो बचेगा 1 y + x, यहाँ होगा y² + xy + x², 0 1 z + y + x, ठीक है। ये आया बराबर। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 2 0 बन गया। अब अगर हम इस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे C1 के अलॉन्ग, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 0 बना है, सिर्फ इसी 1 के अलॉन्ग करना पड़ेगा। एक बार आप फिर साइन कन्वेंशन देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। मतलब 0 यहाँ 1 पे क्या लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा, 1 पे बस -1 लिखना पड़ेगा। इसका रो और कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा, ये इंटू ये, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -xyz -xy² -x²y, ठीक है। माइनस टाइम्स इसको करोगे, अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे, तो -1 माइनस माइनस प्लस xy² और प्लस x²y, ठीक है। तो अब देखोगे ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, और यहाँ पे ये तो लिखा हुआ ही, ठीक है, y - x z - x और z - y, ओके। तो अब देखो ये तो ऐसा का ऐसा ही है, y - x
z माइनस एक्स और z माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, -1 इंटू माइनस एक्स वाई जेड -1, ठीक है। अब अगर ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा इसमें तो क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड +1। तो आपका जो लास्ट फैक्टर था ये वाला क्वेश्चन में देखो 1 + XYZ, ये भी आपका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करके आ गया, ठीक है। हमने डायरेक्टली डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट नहीं किया है, उसके पहले काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लिए तो वो चलता है। समझ में आया? तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे या जो आपको एग्ज़ाम में भी आएंगे या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 से ही, ठीक है। पर कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर इस टाइप के, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में देखा, फैक्टर्स निकलते जा रहे थे तो क्वेश्चन ईजी होता जा रहा था, धीरे धीरे सिंप्लीफाई होता जा रहा था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें मतलब आपको सिर्फ ज़ीरो बनाना है और इवैल्यूएट कर देना है, क्योंकि डायरेक्ट इवैल्यूएट कर दोगे तो मार्क्स नहीं देगा। तो आप क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक दो प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखा देना, एक दो ऑपरेशन यूज़ कर देना और फिर इवैल्यूएट कर देना, ठीक है। क्योंकि इसमें और कोई तरीका इसको सिंप्लीफाई करने का नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप मान लो 100 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, जो ये एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, बहुत ही रेयर, पर अब मैं आपको करा देता हूँ ताकि आप हर क्वेश्चन में पैटर्न बनाने की कोशिश ना करो। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 100 में से 2 ही होते हैं, बहुत कम है, पर आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, आपको एक आध ऑपरेशन लगा के इवैल्यूएट ही करना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि आप इसमें एक आध ऑपरेशन लगा सकते हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाने की कोशिश करना है हमको, तो या तो आप इसको माइनस कर सकते हो, या आप इसको माइनस कर सकते हो तो ज़ीरो बनेगा, या इसको माइनस करोगे तो ज़ीरो बनेगा, यही ना। लगे तो आपको मैं एक आध सॉल्व करके बता देता हूँ। आप कर लो C2 गोज़ टू C2 - C3 लगा लो, ठीक है। तो ये तो ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे, इसमें अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा C + A - B, ये हो जाएगा C - A - B, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C - A, सॉरी ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा ना, इसमें ऑपरेशन थोड़ी लगा है, तो ये हो जाएगा A + B, ठीक है। तो एक ज़ीरो तो हमने बना लिया। अब आप चाहो तो ऐसे ही ये ज़ीरो भी बना के देख लेना, ठीक है। ये ज़ीरो कैसे बनाओगे आप, C1 गोज़ टू C1 - C3 से, ठीक है। पर एक आध ज़ीरो बना के आप डायरेक्ट इवैल्यूएट कर देना इसमें, ठीक है। इवैल्यूएट कैसे करोगे, मतलब कोई भी एक रो पकड़ो और ऐसे स्टार्ट हो जाओ, जैसे हम डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हैं नॉर्मल, क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कोई पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एक आध आता, बहुत रेयर आता है, मैंने बताया ना 100 में से 2 क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप NCERT में भी सॉल्व करोगे जो एक्सरसाइज में, वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ही मिलेंगे, आपको वैसे ही बनाने हैं। इक्का दुक्का कभी आ गया सैम्पल पेपर में कोई कुछ, तो आपको देखना पड़ेगा। तो आप उसमें सोचना मत, जैसे मैंने एक ऑपरेशन लगाया, अब ऐसे ही दूसरा ये 2 ऑपरेशन लगाए, 2 ऑपरेशन लगा के दिखा दिया, अब इवैल्यूएट कर दो। डायरेक्ट इवैल्यूएट करोगे तो मार्क्स नहीं देगा, एक आध ऑपरेशन लगा के इवैल्यूएट करोगे तो पूरे मार्क्स दे देगा, क्योंकि और कोई तरीका है भी नहीं इसका, ठीक है। तो आपका होमवर्क तो बताइए, आपको होमवर्क क्या है, आपका एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, NCERT का, ओके। तो चलो आज के लिए इतना ही।